हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो पहले आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अभी तक इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर हमने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन सभी पे 3-3 लेक्चर्स आए, तीनों चैप्टर्स के 3-3 लेक्चर्स आए। आई होप अभी तक आपने वो सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। उसमें हमने हर एक लेक्चर में इंडिविजुअली 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और सारे ही जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझा है। तो आप रिवीजन के लिए भी उनको देख सकते हैं और अगर आपका कोई थ्योरी का पोर्शन वीक है तो भी आप उन लेक्चर्स के थ्रू उसको समझ सकते हैं। अभी हम लोग हैं जेनेटिक्स पे, यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 और आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो अभी मेंडलिज्म के क्वेश्चंस जितने भी थे क्रॉस वाले वो हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए। तो उसमें बेसिक क्रॉस के ही क्वेश्चंस थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड थे, वो सब हमने वहां पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन करेंगे, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्या है उसके क्वेश्चंस करेंगे और शायद कुछ क्वेश्चंस म्यूटेशंस के भी हैं, तो वो सब देखेंगे। बाकी हेंकिंग ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए प्रोसेस यूज की थी, हेप्लोडिप्लॉइडी क्या है, मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज के लेक्चर में है। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और ओवरऑल भी जेनेटिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के थ्रू आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये तो हुई आज के लेक्चर की बात। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आप किसी बैच के साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं सीनेट एग्जाम की, तो हमारा एक बैच चल रहा है टारगेट गुरुकुल ऐप पर। आप ऐप पर जाकर ये बैच चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा डीपीपी और नोट्स भी मिलते हैं। बाकी आपके टीचर्स हैं जो आपको जितने भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टीचर्स आपको एक मैप देंगे जिसके थ्रू आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं, कैसा आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। और बैच का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, 699। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए ये कोर्स का पूरा वैलिड रहेगा। आप इस कोर्स के साथ मिलकर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तैयारी। बाकी एग्जाम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी सीनेट के लिए है अगर तो भी, और जीएनएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक ग्रुप है। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके टीचर सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड देते रहते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। अभी तक हमने सारी बातें कर ली हैं एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। 1 से 20 तक हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। What theory was coined by Sutton and Boveri? अब जैसे ये नाम आता है आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरी का नाम क्या था। सटन एंड बोवेरी ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किस ईयर में दी थी? 1902, 1902 में। तो ये ईयर यहाँ लिख देते हैं और ये पहले ही ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में था क्या? मेंडलिज्म में मेंडल ने जीन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जीन्स हैं क्या, इसलिए उन्होंने उनको फैक्टर्स बोला था। क्योंकि मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी मेंडलिज्म वाला टाइम है, मेंडल का अगर आप टाइम पीरियड लिखें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किस टाइम में किए थे? 1856 से लेके 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, 1863 तक। फिर इनका वर्क पब्लिश हुआ था जाके 1865 में, ठीक है। तो 1865 में इनका वर्क पब्लिश हुआ, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बहुत सारी चीजें थी, कम्युनिकेशन उस टाइम पे इतनी फास्ट नहीं थी जैसे आजकल के टाइम में है। लोग इनकी बातों को उस टाइम पे इतना नहीं बिलीव कर पा रहे थे क्योंकि तब ऐसा कुछ भी जीन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन थी नहीं, और इन्होंने भी उसको फैक्टर बोल दिया था मेंडल ने। तो उसके अलावा उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो रहा था साइंटिस्ट का। फिर मेंडलिज्म की बातें वहीं पे रह गई। उसके कई सालों बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअली अपने अपने टाइम पे मेंडलिज्म को पढ़ा, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको प्रूव किया। तो तब उसको बोलते हैं हम लोग रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो उसके लिए 3 साइंटिस्ट थे, एक कार्ल कॉरेंस थे, एक शर्माक थे और एक थे ह्यूजो डी व्रीज। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना काम पूरा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके थ्रू मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की। फिर उस टाइम पर जब 1900 ईयर चल रहा था तब तक की डीएनए
डीएनए, जीन्स, इन सब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई थी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया गया था, माइक्रोस्कोप्स बन चुके थे। तो माइक्रोस्कोप से जब क्रोमोसोम्स को पढ़ा जाने लगा तब कुछ चीजें समझ में आने लगी। 1902 में जब सटर एंड बवेरी अपना काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जैसे मेंडलिज्म में चीजें मेंडल ने बताई हैं कि जीन्स इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे पेयर में होते हैं, कुछ डोमिनेंट है, कुछ रेसेसिव है, सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है, इसी के बिल्कुल पैरेलली फंक्शन कर रहा है क्रोमोसोम। तो उन्होंने एक पैरेलल थ्योरी उसी के लिए बोली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जैसे जीन्स का एक पैटर्न है इनहेरिटेंस होने का, वैसे ही क्रोमोसोम है। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है तो इस पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ये जीन्स है। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम पेरेंट से, जब पेरेंट में गैमेट बना तो मियोसिस होता है ना क्रोमोसोम में, तो एक पेरेंट में अगर वो डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गैमेट बनता है, तो एक जीन आ जाता है एक क्रोमोसोम के एंड पे, वही चीज है। फिर जो प्रोजेनी बनती है तो एक मदर से एक फादर से क्रोमोसोम आया, उस पे ही जीन्स है, इसलिए दोनों के कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने जो क्रोमोसोम की स्टडी थी उसमें मेंडलिज्म को भी ऐड कर दिया, और उसके बाद में एक अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। मतलब जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के इक्विवेलेंट था। मेन यही है इस थ्योरी का। तो जितनी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको समझ सकते थे वो यही है, सटर एंड बवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हमें एक वर्ड में लिखना हो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो इन्होंने क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को, कि कैसे क्रोमोसोम पेरेंट से जाते हैं गैमेट्स में और फिर प्रोजेनी में, उसके साथ में जो मेंडलिज्म के प्रिंसिपल्स थे उनको ऐड कर दिया और इन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये चीज लिखी कहाँ पे है, ये आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है इसमें। इन्होंने लिखा था एनसीईआरटी का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन इंक्लूडेड विद द मेंडलिज्म प्रिंसिपल्स, उसी को बोल दिया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट डज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट? तो इसमें सबसे ज्यादा बात किस चीज के ऊपर हुई, मेंडलिज्म में किस पे बात हुई, जीन्स के ऊपर। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में किसमें हुई है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो आप ये याद रखेंगे, नाम से ही वैसे भी सजेस्ट करा है कि क्रोमोसोम पे ही बात है, वहीं से आ जाएगा। फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये किसने बोला था, ये बोला था मेंडल ने। तो ये कहाँ, ये किसका, मेंडल का लॉ है, तो इसको मेंडल्स लॉ लिख देते हैं। फिर जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक्चुअली मेंडल यही बताना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे जीन्स के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं थी, तो उन्होंने फैक्टर्स बोल दिया था जीन्स को। तो ये भी मेंडलिज्म से रिलेटेड चीज हो गई, मेंडल की थ्योरी से रिलेटेड है। फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक स्टेटमेंट है कि क्रोमोसोम, जैसे जीन्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग गैमेट्स में अलग अलग जीन्स जाते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एनाफेज के टाइम पे, मियोसिस होती है, उसमें मियोसिस में अगर हम लोग यहाँ पर एक सेल बनाए तो ऐसे करके सेल है और ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं और ये इस तरीके से एनाफेज के टाइम पे ब्रेक होके अपोजिट पोल्स की साइड जा रहे होते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वहां का आपको थोड़ा पढ़ने का इंपॉर्टेंट है वहां के लिए। ठीक है, ये सब चीजें वहीं से आ रही हैं। तो जब ये क्रोमोसोम्स अलग हो रहे होते हैं तो ये अलग इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे से। होमोलोगस पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें से जब वो टूटता है ना फेज के टाइम पे, सेंट्रोमियर ब्रेक करता है, तो एक पार्ट जाता है एक गैमेट में, दूसरा जाता है दूसरे गैमेट में, तभी हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, तो पैरेलल बिहेवियर है दोनों का। ये चीज बताई किसने थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बवेरी ने बताई थी। बाकी सेल्स डिवाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला है, हु वाज द पायनियर ऑफ स्टडीज इन फ्रूट फ्लाइज? तो फ्रूट फ्लाइज आपने कहाँ पे पढ़ी एनसीईआरटी में, गिवन तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में है। तो हुआ क्या था, ये सबसे पहले मेंडल ने बताया, फिर मेंडल की थ्योरी को डिस्कवर किया कार्ल कॉरेंस, ह्यूजो डिवरीज और शेरमार्क ने। इसके बाद में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो जब उन्होंने इसको प्रूफ किया तो उन्होंने यूज किया था फ्रूट फ्लाइज का, जिनका नाम क्या गिवन है एनसीईआरटी में, ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए में मॉर्गन। तो यहाँ पे इनका पूरा नाम लिख लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आना चाहिए थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने यूज किया क्यों था ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने? सटन एंड बवेरी ने। और इसका प्रूफ किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और इन्होंने यूज किसका किया था? इसके लिए इन्होंने यूज किया यूज्ड फ्रूट फ्लाइज। तो फ्रूट फ्लाइज का जेनेटिक नेम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये हो सकता है अभी आपके लेक्चर में आगे भी आएगा, पर अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखते चलिए, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जनरली कहीं से भी आ सकते हैं, और अगर जेनेटिक्स वाले पार्ट से और इस पार्ट से स्पेशली क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में बहुत लेंदी तरीके से गिवन है, तो शायद समझ में नहीं है। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन। सटन एंड बवेरी तो इन्होंने तो दी थी थ्योरी, बाकी मेंडल का तो मेंडलिज्म है पूरा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज easy to culture on an artificial medium in a laboratory setting? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड है थॉमस हंट मॉर्गन से, कि उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों यूज किया था। तो उसका नाम हमने पढ़ा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो उन्होंने यूज किया क्यों था? क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो होती है वो इजी टू कल्चर होती है। इसका क्या मतलब है? मतलब फ्रूट फ्लाइज की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 वीक्स की लाइफ साइकिल है। 15 दिन में उसकी नई प्रोजेनी आ जाएगी। एक बार में बहुत सारे उनके फ्रूट फ्लाइज के बच्चे होते हैं, मतलब प्रोजेनी का नंबर बहुत ज्यादा है। इजी टू कल्चर है। किस पे डेवलप करते हैं जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं? सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर। तो लैब में आप ऐसा कुछ भी रखेंगे वहां पे डेवलप कर जाएंगे। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि मेल का साइज छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है साइज में। इसके अलावा एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, जो फिनोटिपिक फीचर्स हैं, वो भी काफी डिफरेंट होते हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और एक चीज, माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंसेस जो है, और बाकी जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो बहुत इजीली दिख जाता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनमें से कोई भी या सारी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि क्यों चूज किया जाता है फ्रूट फ्लाइज को ही लैब में। तो आपको एक उसमें की दे दी गई कि इजी टू कल्चर ऐसा कौन सा है, तो इन सब में सबसे पहले दिया हुआ आपको फैलिस डोमेस्टिका। तो ये किसका नाम है? फैलिस नाम है कैट का, और कैनिस नाम है डॉग का। कैनिस फैमिलारिस आपको गिवन है, और ये गिवन है फैलिस डोमेस्टिका। तो फैलिस डोमेस्टिका कैट का नाम है। होमो सैपियंस तो ह्यूमंस के लिए हो गया, इसको यहाँ लिख देंगे ह्यूमंस, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो क्या ह्यूमंस को लैब में रखेंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए? नहीं, ना तो ये एथिकली पॉसिबल है और ना ही ये फिजिबल है, क्योंकि तो लैब में ह्यूमंस तो पॉसिबल नहीं, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल नहीं है और एथिकल भी नहीं है। बाकी कैट और डॉग की भी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है। तो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहिए जिनको हम इजिली लैब में रख सकें, जिनके जो चेंजेस हो वो इजिली विजिबल हो, क्रोमोसोमल पैटर्न अच्छे से देखा जा सके, ग्रो अच्छे से करे जा सके, और लाइफ साइकिल छोटी हो। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 2-4 दिन में, 2-4 वीक्स में रिप्रोड्यूस कर ले रहा है, उसकी प्रोजेनी मिल रही है, तो आप काफी सारी जनरेशंस में उसके इफेक्ट क्या क्या है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए टीएच मॉर्गन ने यूज किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इजी टू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस वाज परफॉर्म्ड बाय मॉर्गन। तो मॉर्गन ने, हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसी क्या किया था। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिया था, प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? फ्रूट फ्लाई पे किया था। अब आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने क्या किया? क्रॉस कराया। फ्रूट फ्लाई में कैरेक्टर्स विजिबली बहुत इजिली दिखाई दे जाते हैं, तो 3 कैरेक्टर्स इन्होंने मेनली देखे थे। अभी यहाँ पे 2 ही गिवन है। एक इन्होंने देखा था जो येलो बॉडी की है फ्रूट फ्लाई, उसकी जो आंखें हैं वो व्हाइट कलर की हैं, और जो उसके विंग्स हैं वो छोटे हैं, मतलब वो एक मिनिएचर है। तो दूसरा इन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया, वो इन्होंने लिया ब्राउन बॉडीड, और उसकी आंखें कैसी थी? रेड कलर की, और उसके विंग्स बड़े थे, या नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो एक साइड पे हम लोग अगर लिख लें रेसेसिव ट्रेट्स कौन से थे, और एक साइड पे अगर हम लोग लिख लें डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से थे, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जब क्रॉस कराई थी तो इनका मेन काम था देखना कि प्रोजेनी बनेगी कैसी, क्रोमोसोम्स का क्या सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है। तब इन्होंने 2 चीजें पता करी थी उसमें मॉर्गन ने, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अभी वो कैसे होता है? ये जो 3-4 कैरेक्टर्स इन्होंने देखे थे ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, क्योंकि हमने जैसा कहा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, तो इन्होंने मेल और फीमेल अलग अलग लिए, अलग अलग टाइप्स के, उनके ट्रेट्स अलग अलग लिए। तो इन्हें ये पता था जो भी कुछ हो रहा है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे लिंक्ड है। तो मेनली ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे थे,
ठीक है। फिर एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स पास पास थे वो अलग नहीं हुए सेग्रीगेशन के टाइम पे, उसको ही बोलते हैं लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन था। लेकिन जो दूर थे वो ज्यादा उनके रिकॉम्बिनेंट्स बने, यानी पेरेंट्स में जो पास पास थे जीन्स, वो जब उनका कोई भी टूट के अलग नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर में वो अलग नहीं हुआ, उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। लेकिन जो जीन्स दूर दूर थे वो क्रॉसिंग ओवर में चेंज हुए, उनके गैमेट्स अलग बने और प्रोजेनी पेरेंट से काफी डिफरेंट दिखी, तो उसको इन्होंने बोला रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये इनकी की फाइंडिंग्स थी जो इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ढूंढी थी। आगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी उसको कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो डोमिनेंट फीचर क्या थे फ्रूट फ्लाई में? ब्राउन बॉडी थी। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यही चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। एक ब्राउन बॉडी थी, आईज कलर में रेड, रेड आई कलर था। ठीक है, अगर यहाँ जगह होती तो हम लोग उसको और अच्छे से भी लिख सकते थे। और नॉर्मल विंग्स थे। ठीक है, जबकि जो रेसेसिव ट्रेट है वहां उसको हम लोग मिनिएचर बोलते हैं। ठीक है, आई कलर वाइट, और बॉडी कलर, बॉडी का कलर कैसा था? ये तो आंखों का कलर हो गया, बॉडी का था येलो कलर। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, काफी अजीब सा लगता है, पूरे पेज में गिवन है। तो उस डायग्राम में इन्होंने यही सारे कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं की अलग अलग तरीके से क्रॉसिंग कराई थी। तो इन्होंने एक चीज का बहुत ध्यान रखा है मॉर्गन ने, कि जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स हैं ऐसा मेल लेंगे जिसमें सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हों, और ऐसी फीमेल लेंगे जिसमें सारे रेसेसिव ट्रेट्स हों, क्योंकि इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स लिए ये सारे एक्स क्रोमोसोम पे थे, सारे ही जीन्स इन कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फीमेल जो होगी उसमें सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स होंगे, येलो बॉडी व्हाइट आई कलर। मेल जो होगा उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, ब्राउन बॉडी विद रेड आई कलर और नॉर्मल विंग्स। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्रॉसेस पूछा है हमसे, कौन सी क्रॉसेस कराई गई थी? तो इन्होंने येलो बॉडी व्हाइट आई वाली फीमेल्स को रेड आईज और ब्राउन बॉडी वाले मेल्स से क्रॉस कराया था। तो ये मेन है इस क्वेश्चन का। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स, तो ये तो तीनों चीजें सही है, रेसेसिव कैरेक्टर है, ये भी रेसेसिव कैरेक्टर है, और फीमेल्स रेसेसिवली भी थी, तो ये भी सही हो गया। विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिल गया है, सारे कैरेक्टर्स जैसे डिजायर्ड थे जो हमने पहले लिखा वही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी ये वाला क्यों गलत है? बी वाले में व्हाइट आइड है, येलो बॉडीड है, लेकिन यहाँ मेल्स लिख दिया, मेल्स नहीं, मेल्स डोमिनेंटली है। यहाँ पे सही है ये फीमेल्स, लेकिन मेल्स में इन्होंने लिखा है ब्राउन आइड। ब्राउन आइड तो कैरेक्टर ही नहीं लिया था, ट्रेट ही नहीं लिया है। ट्रेट क्या है? रेड आई हो सकता है या फिर व्हाइट कलर की आईज हो सकती हैं। येलो आइड व्हाइट बॉडीड मेल्स, ये फिर गलत हो गया। मेल्स जो है उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही लिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा है क्यों गलत है? जब भी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो, एक जैसे लिखे हो, तो सबसे अच्छा तरीका रहता है जो आपको आता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सबसे पहले अपनी नॉलेज वहीं पे लिख लीजिए, जिससे आप ऑप्शंस पढ़ के कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने सबसे पहले किया कि मेल फीमेल, हमें ये पता है मेल इन्होंने सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाला लिया था, और फीमेल जो ली थी वो सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स वाली ली थी। रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं कौन से? येलो बॉडी व्हाइट आई कलर और विंग्स छोटे होंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? विंग्स बड़े होंगे, बॉडी ब्राउन कलर की होगी, आंखें रेड कलर की होंगी। हमने लिख लिया। अब हमें ऑप्शन ढूंढने में कितना ईजी हो गया, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। अभी हमने ये बात पढ़ी, लिंकेज होती है जैसे एक ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक जीन है, इसको लिख लेते हैं स्मॉल ए, एक ये जीन है स्मॉल बी, और एक ये जीन है। तो ये दोनों जो जीन है ये एक दूसरे के पास पास हैं, तो इनको बोल सकते हैं, इनके बीच में कोई फिजिकल एसोसिएशन होगी, उसी को लिंकेज बोलेंगे। तो जिस टाइम पे मियोसिस हो रही होती है उसमें जब प्रोफेज फर्स्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा उस टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि ये वाला पार्ट जो है क्रोमोसोम का, ये अलग होकर दूसरे क्रोमोसोम में मिल जाएगा जाके, जबकि जो ये वाला पार्ट है, आपने अच्छा क्रॉसिंग ओवर पढ़ी होगी, आई होप यहाँ तक अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्रॉसिंग ओवर अगर ऐसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर तो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्रोमोसोम से, तो जिस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पे ऐसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमें बनता है। ये पार्ट हो सकता है कि यहाँ का टूट कर यहाँ लग जाए, या फिर ये वाला यहाँ लग जाए, तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस, या फिर इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर होती कब है? शायद ये मेरी स्क्रीन के पीछे चला जाएगा, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में होती है। ठीक है,
तो मियोसिस फर्स्ट का जब प्रोफेज फर्स्ट चल रहा होता है उसमें अलग-अलग स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी पढ़ी होंगी ना, उसमें से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस टाइम पे, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस किस जीन के हैं, जो जीन दूर-दूर है। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिंकेज जो होती है, लिंकेज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिंकेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज की होती है, डिस्टेंस जो होगा क्रोमोसोम्स के बीच में, अगर वो कम है तो इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है, तो यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लिंकेज नहीं होगी, इसका मतलब है लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। अगर जीन्स पास पास हैं तो उनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मतलब वो दूसरे में नहीं जाएंगे। अगर जीन्स दूर दूर हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर में चले जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि लिंकेज अगर ज्यादा होगी दो जीन्स में तो पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेगा। पेरेंटल टाइप का मतलब है प्रोजेनी जो बनेगी वो पेरेंट से ज्यादा मिलती जुलती होगी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ये सब किसने प्रूव किया था, टीएच मॉर्गन ने। तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था उस पर अगर रहे तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स किसको बोलते हैं, लिंकेज को बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे बोला है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स इज कॉल्ड। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब दो जीन्स पास पास होते हैं तो उनमें लिंकेज होती है, लेकिन अगर वो दूर दूर है तो वो क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग क्रोमोसोम पे चले जाएंगे और प्रोजेनी डिफरेंट टाइप की बनेगी क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो नॉन पेरेंटल फिनोटाइप यानी जो पेरेंट के जैसा नहीं दिखे या पेरेंट से काफी डिफरेंस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन आपको में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। और ऐसे को बोलते क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं, जो पेरेंट्स के जैसे नहीं। तो रिकॉम्बिनेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में। रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जीन्स के डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के। एक बार इसको भी हम लोग डायग्राम से देखेंगे। अगर ये एक ऐसे करके क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, तो ये इतने दूर दूर हैं। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये चला गया दूसरे क्रोमोसोम में, तो फिर गैमेट में गैमेट में तो अलग अलग गए गए, और जब प्रोजनी बनेगी तो प्रोजनी में भी बहुत सारे डिफरेंस आ जाएंगे पेरेंट से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से एक नए तरीके का क्रोमोसोम बना है, तो पूरा सेट भी चेंज हो सकता है। इस वजह से आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे जिनके कैरेक्टर्स पेरेंट से अलग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है बी, रिकॉम्बिनेशन। बाकी लिंकेज इसका जस्ट अपोजिट होता है, पेरेंट के जैसा बनना। म्यूटेशन सडन चेंज होता है, जब कभी भी अचानक से डीएनए चेंज हो जाता है। रेप्लिकेशन तो डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में से बोला है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज हैव बीन यूज्ड टू जनरेट। क्या यूज इसका है, इन्होंने जो टीएच मॉर्गन ने पता किया इसका फिर फर्दर यूज किया हुआ। एक फिर से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने एड ऑन्स किए कि सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, लेकिन वो कैसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि अगर लिंकेज है तो पेरेंट के जैसे बहुत प्रोजनी बनेगी, अगर रिकॉम्बिनेशन है तो नए टाइप की बहुत प्रोजनी में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बेसिस पे इनके ही एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टरवेंट, उन्होंने बनाए थे जेनेटिक मैप्स। तो जेनेटिक मैप्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और किस चीज में, जेनोमिक स्टडीज में जेनेटिक मैप्स का बहुत यूज आया ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट में। तो आप ये लिख लीजिए कि ये बनाए किसने थे, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जेनेटिक मैप्स बनाए किसने थे। बाकी ये टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट ही थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला है व्हाट आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, पॉली मतलब कई सारे, जेनिक मतलब जीन्स। जब कई सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर के लिए डिसाइड करें तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी। तो यहाँ पे ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय वन जीन नहीं, ट्रेट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी जीन नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेट कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, ऐसा भी नहीं है। जब भी दो जीन्स इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग उसको डाई हाइब्रिड में कंसिडर कर लेंगे, तो ये भी नहीं है। दो जीन्स का वहां पे यूज हो गया। जब तीन या तीन से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो किसी एक कैरेक्टर के लिए तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो ह्यूमंस में कहाँ, दो जगह पे गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, एक तो गिवन है ह्यूमंस की हाइट में और दूसरा ह्यूमन के स्किन कलर में। जैसे हमारा स्किन कलर है तो स्किन कलर में आपको कौन कौन से जीन्स देखने को मिलते हैं, ए बी बी सी सी। तो ये तीन जीन्स हैं यहाँ पे,
3 डिफरेंट तरीके के जीन्स हैं और हर एक जीन के 2-2 अलील्स हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। तो अभी आपको यहाँ ये नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स को आप ब्लड टाइप से कंफ्यूज नहीं करना है। ब्लड टाइप जो होता है ह्यूमन में, ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उसको हमने पढ़ा था, आई ए जीन होता है, आई बी जीन होता है और एक स्मॉल आई रिसेसिव जीन होता है। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे ये अलग अलग अलील्स हैं। जीन्स जो है वो तो एक ही है, जीन कौन सा है, यहाँ पे जीन जो है सिंगल जीन है, कौन सा, एक ही जीन है, आई जीन। इसी के 3 अलील्स हैं, कौन से 3 अलील्स, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो ये मल्टीपल अलील्स का केस है, ये मल्टीपल जीन्स का केस नहीं है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मल्टीपल अलील्स का केस है। जबकि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्किन कलर, यहाँ पे जीन्स ही अलग है, ए जीन अलग है, बी जीन अलग है और सी जीन बिल्कुल अलग है। इसके 2-2 अलील्स गिवन है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये हो गई हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं प्लियोट्रॉपी से, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट गिवन है प्लियोट्रॉपी का। जब एक ही जीन से एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पे इफेक्ट पड़े तब उसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। जैसे प्लियोट्रॉफी के एग्जाम्पल में गिवन है कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिर एक अमीनो एसिड नहीं बनेगा, फिर उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। तो फैन से रिलेटेड है वहां पे गिवन चीजें, तो वो आपको गिवन है प्लियोट्रॉफी में। तो ये प्लियोट्रॉफी भी नहीं है, ना ही ये मल्टीपल एलेलिज्म है, ये गिवन है आपको पॉलीजेनिक ट्रेट्स, यानी एक से ज्यादा जीन्स जो है मिलकर किसी एक ट्रेट को डिसाइड करें, ठीक है। तो लिखा भी है एक कोई भी ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, तो यार ट्रेट ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हमने अभी जस्ट पढ़ लिया है, क्या होता है, स्किन कलर इन ह्यूमंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ब्लड ग्रुप किसका होता है, यहीं पे लिख लेते हैं। अब पीछे हमने इसको समझ भी लिया है, तो ब्लड ग्रुप किसका रहता है, कोडोमिनेंस का। किसमें किसमें, आई ए और आई बी का। बाकी इसमें डोमिनेंस भी होती है स्मॉल आई के ऊपर इन दोनों जीन्स, इन दोनों अलील्स की, आई ए और आई बी की। और इसके अलावा हम लोग वहां देखते हैं मल्टीपल अलीलिज्म, मतलब 3 अलील्स हैं और एक ट्रेट के लिए। फ्लावर कलर इन पीस, स्टेम हाइट इन पीस, ये क्या है, मेंडलिज्म में आपने नहीं देखा। और ये डोमिनेंस, प्योर डोमिनेंस पे बेस्ड होते हैं कि वॉयलेट कलर के फ्लावर्स डोमिनेंट रहेंगे व्हाइट कलर पे, और इसी तरह टॉल प्लांट्स का जो ट्रेट है डोमिनेंट है स्मॉल हाइट या फिर ड्रॉअर प्लांट्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में हमसे बोला है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने बोला हैंकिंग, ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे। तो इन्होंने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस में क्या था, इन उस टाइम पे ये नहीं पता था क्रोमोसोम्स वगैरह क्या होते हैं। तो इन्होंने ये चीज देखी कि कुछ ऐसा है जो मेल्स में 50% गैमेट्स में जा रहा है और 50% गैमेट्स में नहीं जा रहा है। तो मेल्स में, ह्यूमन मेल्स कैसे होते हैं, एक्स वाई उनमें होता है। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो 50% जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें क्या जाता है, एक्स क्रोमोसोम जाता है, और जो नेक्स्ट दूसरे 50% गैमेट बनते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम जाता है। तो इनको ये नहीं पता था नाम क्या है या क्रोमोसोम्स है क्या भी है, इन्होंने ये चीज बताई कि कुछ ऐसा है जो 50% गैमेट्स में जा। तो उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब कैसे, क्या एक्स होता होगा, क्या वाई क्रोमोसोम होता होगा। तो जब पता चला एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो इसी इनके ऑनर में इसको एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया, जिसको अभी हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम आधे गैमेट्स में जाता है मेल्स में, जो ह्यूमन मेल्स होते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं पे हम लोग बाकी भी जो अलग अलग स्पेशीज है उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो ह्यूमन स्पेशीज है उसमें मेल हेट्रोगेमिटी है, मेल्स में एक्स वाई होता है, आधे गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाते हैं, आधे में वाई क्रोमोसोम जाता है। और ये हैंकिंग ने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, in which of the following organism male heterogamitic condition is not observed। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट ऑब्जर्व, देख लेना। मेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में ह्यूमंस में सबसे पहले यहाँ अब इस पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ह्यूमंस पे बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में फीमेल्स में होता है एक्स एक्स, तो ये एक जैसे हैं दोनों, जो क्रोमोसोम्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम है सेम, तो इसको बोलते हैं होमोगैमेटिक सिचुएशन, ठीक है।
इसी जगह पे जो मेल्स है अगर उसमें ह्यूमन में XY होता है तो इसको बोलते हैं हेट्रोगेमेटिक सिचुएशन, मतलब एक क्रोमोसोम X है पेयर का, एक Y है, तो ह्यूमन फीमेल में XX क्रोमोसोम मिलते हैं। तो जब 22 तो ऑटोसोम के पेयर हो गए, तो जो ये पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स है इसमें XX है, यानी दोनों एक से क्रोमोसोम्स। लेकिन जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें X और Y दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ हो गई हेट्रोगेमेटिक सिचुएशन, यानी जब मेल का जो गैमेट आया होगा एक मेल प्रजनी बनने में, उसमें एक Y क्रोमोसोम होगा और मदर से X क्रोमोसोम आया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोगेमेटिक सिचुएशन। तो हमसे खैर यहाँ पे पूछा है कि नॉट हेट्रोगेमेटिक, तो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स गिवन है। मेल हेट्रोगेमेटिक में इंसानों का एक तो एग्जांपल गिवन है, इसके अलावा एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो आपने पढ़ा, इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोल देते हैं, यहाँ भी मेल हेट्रोगेमेटी है। फीमेल हेट्रोगेमेटी गिवन है आपको बर्ड्स में एक तो गिवन है, और इसके अलावा आपको दी हुई है बटरफ्लाई में, मॉथ्स में, और हैप्लोडिप्लॉइडी गिवन है हनी बी में। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। अभी हमसे पूछा है नॉट ऑब्जर्व, तो हमें बर्ड्स में देखने को नहीं मिलती है। बाकी इसको समझने के लिए भी अभी हम बनाते हैं। सबसे पहले आंसर मार्क कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बर्ड्स में जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है ZW टाइप का, और जो मेल्स होते हैं उनमें होता है ZZ टाइप का जीनोटाइप जब लिखना होता है क्रोमोसोम्स में, जब हमें लिखना होता है क्रोमोसोमल पेयर को। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि बर्ड्स के अंदर, ये एनसीईआरटी में बर्ड्स लिखा है, एग्जाम में किसी भी बर्ड का नाम भी आ सकता है, जैसे कि पिकॉक लिख देंगे अगर, तो पिकॉक भी बर्ड में आ गया, इसलिए तो ये आपको अपनी इंटेलिजेंस से एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा कि किसी भी बर्ड का नाम आ रहा है तो आपको वहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटी देखना है। तो इन्होंने मेल हेट्रोगेमेटी मना किया था, इसका मतलब क्या था कि हमें ढूंढना था फीमेल हेट्रोगेमेटी, मतलब जिसमें फीमेल में दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स हों और फीमेल से ही पता चले कि आगे की मतलब जो फीमेल का ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, इसी से पता चले जो आने वाली प्रजनी है वो मेल है फीमेल पे ही डिपेंड करे। तो इसके जो दो गैमेट्स फीमेल बनाएगी उसमें किसी में Z जाएगा किसी में W जाएगा, उसी से डिसाइड होगा आगे जो भी नई बर्ड्स बन रही हैं वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटी का क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला है which of the following determines the sex of the offspring in male heterogametic condition। अभी हमने इसको पढ़ा, अगर मेल हेट्रोगेमेटिक है यानी मेल में XY सिचुएशन है या मेल में XO सिचुएशन है, Y क्रोमोसोम नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा। देखिए जब गैमेट्स बनेंगे तो मदर तो XX वाली है तो वो एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएगी X, लेकिन मेल जो है वो दो तरीके के गैमेट्स बनाएगा, या तो X या तो Y। अब अगर एक X के साथ एक Y चला, ये मेरी स्क्रीन के पीछे चला जाएगा इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अगर एक X के साथ ये हमने सिर्फ यहाँ गैमेट्स लिख लिए हैं, ठीक है, गैमेट्स, ये एक x के साथ ये वाला x जाएगा तो यहाँ तो XX बनेगा फीमेल, इस x के साथ में अगर ये वाला y चला जाएगा तो यहाँ XY बनेगा मेल। तो ये डिपेंड किस पे किया, किसके गैमेट्स पे डिपेंड किया कि आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल, Y क्रोमोसोम पे डिपेंड करा मेनली ना। तो Y क्रोमोसोम किससे आ रहा है, Y क्रोमोसोम आ रहा है मेल से, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है कि आने वाली प्रोजेनी मेल है फीमेल है, मेल के ऊपर। अच्छा मेल में गैमेट होता कौन सा है, स्पर्म होता है, तो स्पर्म हमने ढूंढ के यहाँ पे टिक कर दिया। एग पे डिपेंड किस में करेगा, बर्ड्स में डिपेंड करेगा। स्पर्म पे डिपेंड किस में करेगा, फ्रूट फ्लाइज में डिपेंड करेगा, ग्रॉस हॉपर में डिपेंड करेगा, ह्यूमंस में डिपेंड करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे, डज नॉट शो XY टाइप ऑफ मेल हेट्रोगेमेटिक सिचुएशन। अब मेल हेट्रोगेमेटी में भी दो टाइप के गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, मेल हेट्रोगेमेटी, सारे क्रोमोसोम का पैटर्न एक सा हो ये तो जरूरी नहीं है। एक तो होती है सिचुएशन XY मेल, सबसे ऐसा करते हैं हम लोग दोनों लिखते चलते हैं मेल फीमेल, जिससे आपको समझ में भी तो आए कि क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दो एरोज बनाएंगे, मेल हेट्रोगेमेटी। सबसे पहले हम लोग फीमेल का लिख रहे हैं आगे, XX वाली फीमेल होती है और मेल्स XY होते हैं। अच्छा दूसरे टाइप की कैसी होती है, फीमेल्स XX ही रहती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं ये XO हो जाते हैं। XO का मतलब कि इनमें कोई भी अलग से क्रोमोसोम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है मेल में, एक क्रोमोसोम कम है। तो ये सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है, तो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल गिवन है ग्रास हॉपर। ठीक है, बारिश के टाइम में देखे होंगे ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर्स रहते हैं, और ये XY टाइप की किस में देखने को मिलती है हेट्रोगेमेटी, मेल्स में, एक ह्यूमंस में और एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में।
ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स अच्छे से ध्यान रखने हैं, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस चैप्टर का, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ पे तो पूछा था एक्स वाई टाइप का किस में नहीं है, तो ग्रास हॉपर में नहीं है। इसमें ग्रास हॉपर में होगा क्या, जो मेल होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम तो होगा लेकिन दूसरा वाला होगा ही नहीं, एक्स ओ सिचुएशन होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट शो फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन। फीमेल हेट्रोगेमिटी नहीं शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमसे पूछा है मेल हेट्रोगेमिटी होनी चाहिए। अब हमें मेल हेट्रोगेमिटी वाले एग्जांपल्स ढूंढने हैं। तो हमने 3 पढ़े, एक ह्यूमन मेल पढ़ा, एक हमने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पढ़ लिया है और एक तीसरा हमने ग्रास हॉपर पढ़ लिया है। इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो वो फीमेल हेट्रोगेमिटी है। तो हमें इन 3 में से कोई ढूंढना है। तो हमें ग्रास हॉपर सबसे पहले दिख गया। ग्रास हॉपर में कौन सा होता है, फीमेल में XX और मेल में XO। सबसे पहले इसको लिख लिया। अब आगे हम समझते हैं बाकी में क्या है। बटरफ्लाईज में क्या होता है, जब आपने फीमेल हेट्रोगेमेटी पढ़ी तो हम लोगों ने भी शायद पीछे लिखा नहीं है, इसको एक चार्ट बना के भी लिख लेते हैं। फीमेल हेट्रोगेमेटी में भी जैसे एक तो था बर्ड्स में ZW और ZZ वाला, ठीक है, इसी तरीके से एक होता है ZZ ZO, उसमें क्या है बटरफ्लाईज में ऐसी होती है सिचुएशन। तो इनमें भी हो सकता है ZZ Z, इसमें ZO हो गया यहाँ पे और यहाँ ZZ है, मतलब मेल तो नॉर्मल है, फीमेल में क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पे भी फीमेल हेट्रोगेमेटी हो जाती है। ये एनसीईआरटी में शायद नहीं गिवन है। बाकी बर्ड्स में तो आपने देख ही लिया है, ZW वाली फीमेल होती है और ZZ वाला मेल होता है। और यही सिचुएशन बटरफ्लाईज वाली मॉथ्स में भी रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ZO बन रहा है फीमेल में, यहाँ पे ZW बन रहा है फीमेल में। लेकिन हमसे पूछा था मेल हेट्रोगेमेटी, कहाँ पे फीमेल अलग नहीं है, तो मेल हेट्रोगेमेटी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे XO ग्रास हॉपर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा XY वाली ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में मिलती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पार्थेनोजेनेसिस भी इंक्लूडेड है। इसको एक पेज लेके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हनी बी के बारे में। हनी बी में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हनी बी में क्या है, फीमेल्स हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद कर लेनी है, ये डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 32 इसमें, ठीक है। मेल यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो फीमेल्स होती हैं ये तो है 2n डिप्लॉयड, लेकिन जो मेल होता है ये होता है हेप्लॉइड, ये होता ही हेप्लॉइड है इनमें मेल, इसीलिए इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसको बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइड, हेप्लोडिप्लॉइडी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है डिप्लॉइड और मेल आपको कैसा दिख रहा है, हेप्लॉइड। अब देखिए कैसे सुने अभी तक आपने, गैमेट्स बनते कैसे हैं, गैमेट्स बनने के लिए आपने पढ़ा है मियोसिस होता है, अब हो गया फीमेल मियोसिस। लेकिन एक आपने कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मियोसिस होता केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही है। अब जब यहाँ एन है तो इसका मियोसिस होगा कैसे, तो यहाँ तो पॉसिबल केवल माइटोसिस ही है। तो मेल से माइटोसिस होके जो मेल गैमेट बना उसमें कितने क्रोमोसोम्स आए, एन, यानी 16 क्रोमोसोम्स। फीमेल से जो फीमेल गैमेट बना उसमें कितने क्रोमोसोम्स आए, 16। अब इसको 16 यहाँ लिख सकते हैं, बाकी हम लोग इसको एन ही लिखेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग एन और 2n के फॉर्म में ही समझ रहे हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे फर्टिलाइज करेंगे तो ये मिलके बना देते हैं प्रोजेनी, या फिर इसको हम लोग अगर यहाँ लिखें जाइगोट, तो ये कितने का बनेगा, 2n का बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं प्रोजेनी। अच्छा 2n की है कौन यहाँ पे, तो ये फिर से क्या बनेगी, फीमेल बन जाएगी, क्योंकि 2n तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही हैं, मेल्स तो यहाँ हैप्लॉइड हैं। तो ये हमने लिख लिया प्रोजेनी फीमेल बन गई। कई बार क्या होता है, जो ये फीमेल गैमेट बना इसमें ही माइटोसिस की प्रोसेस, जिसको स्पेशली बोला जाता है माइटोसिस क्या, डेवलपमेंट की प्रोसेस, पार्थेनोजेनेसिस, इसमें एक गैमेट ही डेवलप कर जाता है एक पूरे इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको ही बोल देते हैं मेल। ये मेल में डेवलप कर गया और इसको बोला जाता है ड्रोन। ये होता कैसा है, हैप्लॉइड। तो अब आपको ये पूरा हैप्लोडिप्लॉइडी समझ में आई होगी। ये बना कैसे, मेल्स बनते कैसे हैं, फीमेल गैमेट में पार्थेनोजेनेसिस से। इस मेल का जो फ्यूजन, ये यहाँ पे देखा, इस मेल से गैमेट बना माइटोसिस से, और जब उसका फ्यूजन किसी फीमेल गैमेट से होगा तो प्रोजेनी बनती है फीमेल, और ये फीमेल्स क्या बनती हैं जाके, वर्कर बीज।
और आपने सुना होगा ना जितनी भी ये हनी बीज होती हैं इनमें एक क्यून बी होती है, तो हर 4-5 साल में क्यून बी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें जितने भी मेल्स होते हैं वो सारे हैप्लॉइड मेल्स ही मिलते हैं हनी बीज में। तो हैप्लॉइड मेल बनता कैसे है, फीमेल गैमेट में पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस से मेल बनता है। तो मेल जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बन ही नहीं रहा है, इसलिए वो हमेशा कैसा बन रहा है, मेल हैप्लॉइड ही बन रहा है। तो इसलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। मतलब अभी तक आप पढ़ रहे थे हेट्रोगेमेटी, गैमेट्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेट से ही मेल बन रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पे एक चार्ट बना के पूरा लिख लेते हैं, जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, जितना भी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले गिवन है मेल हेट्रोगेमेटी, फिर एक जगह गिवन है फीमेल हेट्रोगेमेटी। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आई होप ये लिखते चल रहे होंगे, ये सब चीजें आपको एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करने वाली हैं। और आई होप अगर आज तक आपको समझ में नहीं आई होंगी तो अब समझ में आ रही होंगी। हैप्लोडिप्लॉइडी, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मेल हैप्लॉइडी, मेल फीमेल और हैप्लोडिप्लॉइडी। अब मेल हेट्रोगेमेटी में 2 टाइप की हो सकती हैं। एक तो हो जाएगी जो हम लोग ह्यूमंस में पढ़ते हैं, और एक जो ग्रास हॉपर्स में पढ़ते हैं। ग्रास हॉपर्स में कौन सी पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग फीमेल वाली लिख रहे हैं, ये फीमेल ये मेल, एक्स एक्स और एक्स ओ, ये किसमें हमने पढ़ा, ग्रास हॉपर में। देखिए हमने पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद में हम ये पूरा एक चार्ट की जगह पे ये थ्योरी वाला पोर्शन लिख लेना है। तो एग्जाम से पहले जब हमको रिवाइज करना होगा तो हम ये लेक्चर देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ये छोटा सा पोर्शन भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले सारी चीजें याद आ जाएंगी, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें कहाँ मिलता है, एक्स वाई टाइप का मेल हेट्रोगेमेटी, एक तो ह्यूमंस में मिलता है, इसके अलावा ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई में मिलता है। हेट्रोगेमेटी हमें कौन सी वाली गिवन है, ZW और ZZ। फीमेल में ZW और मेल में ZZ, ये आपको किस में गिवन है, सबसे पहले एनसीईआरटी में। और एक आपने भी अच्छा अलग से भी पढ़ी यहाँ पे ZO वाली, ZO ZZ, इसको सही से लिखते हैं, ZO और ZZ। तो ZZ तो सेम है, और ZO आपने पढ़ा फीमेल में। तो ये वाली आपको देखने को मिलती है बटरफ्लाई में। ठीक है, और जो ये वाली टाइप की है ये आपको देखने को मिलती है बर्ड्स में। बर्ड्स को एव्स भी लिख सकते हैं। और हैप्लोडिप्लॉइडी आपको देखने को मिलती है हनी बी में। इसमें मेल्स पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। तो हम लोग अगर इसको एक में लिखें तो लिखेंगे हैप्लॉइड मेल्स और डिप्लॉइड फीमेल्स। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपका प्रोसेस यहाँ पे कवर हो गया, जितना भी मेल फीमेल हेट्रोगेमेटी और हैप्लोडिप्लॉइडी है सारा। तो ये 2 स्लाइड्स हैं इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको अगर एग्जाम से पहले रिवीजन में हेल्प करेगी। बाकी ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो था क्लास 12th का, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। In which of the following organisms male has half the number of chromosomes than males, यानी females, यानी कि मेल कैसा हो, हैप्लॉइड हो, और फीमेल कैसी हो, डिप्लॉइड हो। तो हमने हैप्लोडिप्लॉइडी का केस किस में पढ़ा, हनी बी में। हमें ढूंढना है हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका, या फिर एपिस के आगे स्पीशीज दूसरी भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है एपिस इसकी जेनेटिक नेम में आ रहा है, एपिस इंडिका। ठीक है, बाकी मॉथ्स में हमने फीमेल हेट्रोगेमेटी पढ़ी है, और ग्रास हॉपर में मेल हेट्रोगेमेटी एक्सओ वाली पढ़ी है। बटरफ्लाईज में हम लोगों ने ZO और ZZ वाली पढ़ रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला है व्हाट काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन हनी बीज। इतनी डिटेल में हमने पढ़ लिया है इसको, आई होप अब ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट कर देना है टिक। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या गिवन है, हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी यहाँ पे सही है।
इसमें मेल्स हैप्लॉइड होंगे, फीमेल्स डिप्लॉइड होंगे। XY टाइप का किसमें मिलता है? ह्यूमंस में मिलता है। ह्यूमंस के अलावा किसमें मिलता है? ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाइज में मिलता है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में सबसे पहले हमको दिख गया है वर्ड इनकरेक्ट, इसको मार्क कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? जब भी डीएनए में कोई सडन चेंज होता है, किसी भी एक बेस पेयर में कोई भी चेंज हो जाता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है। तो सडन चेंज होता है, बिल्कुल सही है हमसे, लेकिन गलत पूछा है। सडन चेंज है, सही चीज है। कंटिन्यूअस होता है, नहीं, ये एक रैंडम होता है। कंटिन्यूअस की जगह यहाँ आप लिख सकते हैं रैंडम। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उनमें कोई चेंज हो जाता है, एक ही जगह गलती से टी लग गया है, एडेनिन की जगह थायमिन लग गया है, तो उस सिचुएशन में रैंडमली चेंज आने से जो फिनोटाइप होता है अल्टीमेटली उस पर इफेक्ट दिखता है। क्यों? सबसे पहले डीएनए में चेंज हुआ, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बना, वहां पे भी चेंज दिखाई देगा। एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ तो अमीनो एसिड अलग बना, प्रोटीन अलग बना, तो दिखने में फिनोटाइप भी डिफरेंट हो जाता है। ये पूरा म्यूटेशन का प्रोसेस है। ऐसे म्यूटेशन इफेक्ट करती हैं पर्टिकुलरली एंड में फिनोटाइप को, या कई बार ये डिजीज भी कॉज कर देती हैं, तो इनहेरिटेबल भी होती हैं। म्यूटेशंस मतलब जेनेटिक्स में पूरी चलती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो चेंज इन क्रोमोसोम एंड जीन्स, ये भी सही है। लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, ये भी सही। कई बार ये जो म्यूटेशंस होती हैं, ये कभी कभी फायदे के लिए भी हो सकती हैं, अच्छे जीन्स भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकती है। आगे आप इसमें कई सारी डिजीजेस पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हैं। तो जो गलत हमसे पूछा था, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, रैंडम होते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, सबसे पहले यही मार्क करेंगे, नॉट अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का टाइप नहीं। जीन म्यूटेशन हो जाना, जीन क्या होता है? डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट होता है जो अपने आप को पर्टिकुलरली एक ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, वहां पे कोई चेंज हो जाना, तो ये तो होता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस भी होते हैं, जब क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ियां होती हैं तब उसको क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। और उसके बाद में जेनोमेटिक म्यूटेशन, जीनोम में ही पूरे म्यूटेशन हो जाए। कलरफुल म्यूटेशन, ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिनोटाइप में दिख सकता है, किसी म्यूटेशन की वजह से प्रोजेनी का कलर चेंज हो जाए, वो देखा जा सकता है, पर ऐसा कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। इसलिए 39 का ऑप्शन डी सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो वैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन सही था। आ गए हम लोग इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का किस चीज का क्लासिक एग्जांपल है? तो पॉइंट म्यूटेशन आपका गिवन है, आपको जो डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है वहां पे, किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। तो इसको हम लोग अभी के लिए शॉर्ट में समझ सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अभी तक 51 मिनट्स का हो चुका है। अगर हम लोग सिकल सेल एनीमिया पे बात करेंगे तो और एडिशनल इसमें 5 to 10 मिनट्स ऐड हो सकते हैं, फिर लेक्चर लेंदी हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसी पे बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया में। अभी इसके शॉर्ट में अगर डिस्कशन करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, अभी के लिए आप समझ सकते हैं, अगले लेक्चर में नोट्स बनाइएगा इसके। हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमंस में, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है, उसमें जब एक हमारा जीन है HBB जीन, वो कोड करता है बीटा ग्लोबुलिन चेन के लिए, बीटा ग्लोबिन चेन के लिए। HBB जीन में जब कोई म्यूटेशन होती है, क्या होता है? वहां CTC होता है डीएनए में, CTC की जगह CAC आ जाता है। अब उससे जब mRNA बनता है तो GAG की जगह GUG बन जाता है। अब mRNA से जब अमीनो एसिड बनता है तो GAG से बनने वाला था, GAG जिसको बोलते हैं कि एडेनिन जहां पर है, उससे बनने वाला था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह जब U आ गया, वहां पे GUG हो गया, तो बन जाता है वैलिन। तो अगर इसको एक वर्ड में समझना है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है, ये वाला अमीनो एसिड बनता है। तो इसकी वजह कहाँ पे? 6th पोजिशन पे, किसमें? बीटा ग्लोबिन चेन में। ये किसमें होती है? हीमोग्लोबिन में। तो होगा क्या? जब ऑक्सीजन कम होगी तो ये चेन की 6th पोजीशन पे वेनाइन है, जहाँ पे होता ग्लूटामिक एसिड। तो ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की टेंशन क्रिएट होगी, वहां पे ये चेन्स पॉलीमराइज कर जाएंगी। तो जो नॉर्मल आरसीबी रहती है वो इस शेप की रहती है, ऐसे करके डिस्क शेप्ड होती है। इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है डिस्क शेप, लेकिन वो उसकी वजह इस शेप की हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाएगा और कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। इसी को सिकल सेल एनीमिया भी बोला जाता है। तो ये था, एक बेसिक समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली इसका नोट्स भी बना लेंगे, अगर आपको ये समझ में आया हो तो। और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े, काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे,
और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सटन बवेरी से याद रखना है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दिया था। फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, वो याद रखना है। उसके बाद में हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ी उसको ध्यान रखना है। मेल हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी, हेप्लोडिप्लॉइडी, ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग ये डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, हो पाए तो पूरा लेक्चर ही इन्हीं क्वेश्चंस पे ले लेंगे जिसमें सिर्फ डिसऑर्डर्स के बारे में ही पढ़ा जाए। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे उसको कमेंट कर सकते हैं, हम या हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देगी। अगर कोई आपको एग्जाम से रिलेटेड जनरल डाउट है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के थ्रू। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जाके टारगेट गुरुकुल ऐप से। सो वर्षा भारद्वाज दिस साइड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज।